बाखमुट से जुड़ा अपडेट। बाखमुट में यूक्रेनी सेना और वैगनर की भीषण जंग। वैगनर लड़ाकों ने सैनिक स्मारक पर कब्जा किया। कब्जे के दौरान की गई अंधाधुंध फायरिंग। यूक्रेनी झंडे को हटाकर फहराया वैगनर का झंडा। बाखमुट के ज्यादातर हिस्से पर रशियन कब्जा। तो बाखमुट में कैसी कयामत बरपा है ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ चुका है ये इलाका। और क्रेडिट किसको जाता है? अगर ये सवाल जहन में आपके भी आ रहा है तो उसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ एक, वैगनर फोर्सेस। और वैगनर फोर्सेस खुद इसका क्रेडिट लेती हुई भी नजर आ रही है कि बाखमुट पर अगर रूस का कब्जा हुआ है तो इसके पीछे हमारी रणनीति है, हमारी बहादुरी है। आइए समझते हैं कि बाखमुट से जुड़े इस वक्त के ताजा अपडेट्स क्या हैं। बाखमुट में क्या बैटल पूरी तरह से ओवर हो चुकी है? रूस के लिए लड़ रही वैगनर फोर्स ने बाखमुट में जीत का कर दिया है दावा। झंडे लहरा दिए गए हैं यहां पर। हालांकि वैगनर ने यह भी कहा है कि जल्द ही और हथियार ना मिले तो मुश्किलें फिर बढ़ जाएंगी इस इलाके में भी जहां उसका कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ने बाखमुट में संकट की बात खुद मानी है, लेकिन लड़ते रहने की बात भी कही है। जैसा कि जंग के दौरान होता है, इतनी आसानी से कोई हार स्वीकारता नहीं है। यूक्रेनी रणनीति के तहत कुछ वक्त के लिए बाखमुट छोड़ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। और तमाम ऐसी तस्वीरें, ऐसी जानकारियां बाखमुट से सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि यूक्रेनी सेना यहां से पीछे हट गई। कुछ समय बाद तैयारी के साथ काउंटर अटैक कर सकती है यूक्रेन की सेना, यह भी कहा जा रहा है। यूक्रेन का दावा क्या है? उसने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। भले ही बाखमुट की जमीन पर आज रूस का कब्जा नजर आ रहा है, ये हो चुका है, लेकिन रूस को भी खासे नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन द्विवेदी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। बाखमुट का यूं चला जाना, यहां पर रूस का कब्जा हो जाना, यह वैगनर फोर्सेस की कितनी बड़ी जीत है और आने वाले वक्त में यह पुतिन को कितनी ताकत देने वाला कदम है इस पूरे युद्ध के मद्देनजर? देखो सुमीर, बाखमुट की जो लड़ाई है ये सबसे भीषण लड़ाई है यूक्रेन की, क्योंकि 7 महीने इसमें युद्ध चला है और बहुत भारी नुकसान हुआ है दोनों तरफ, चाहे वो रशिया की फौजें हैं या यूक्रेन की फौज। अभी ये जो युद्ध है ये एक निर्णायक चरण पर पहुंच चुका है। लगता है कि रशिया का पलड़ा भारी है और हो सकता है कि यूक्रेन इसमें टैक्टिकल विड्रॉ करें और फिर बाद में वो काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल टैक्टिक्स है। पर 2 बातें बहुत अहम है। अगर यूक्रेन पीछे हटता है तो ये रशिया की जीत होगी और इस जीत के लिए वो बहुत ही उत्सुक भी हैं और उनके पास एक जीत को दिखाने वाला होगा कि हम जीत चुके हैं। और दूसरा एक पॉइंट है, और दूसरा इसकी अहम भूमिका है क्योंकि यहाँ से फिर आगे ऑपरेशन चलेंगे और जो ऑपरेशन अभी कैंपेनिंग सीजन शुरू हो रहा है और आप देखेंगे लड़ाई और गति पकड़ी। ठीक है, लेकिन बाखमुट को लेकर कई सारी बातें हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल सिर्फ जीत की बात नहीं हो रही है, बल्कि अभी वहां पर जो स्थिति है उसको लेकर दोनों कैंप की तरफ से क्या कहा जा रहा है। देखिए, बाखमुट की जंग पर यूक्रेन का दावा, रशियन सैनिकों पर बड़े हमले का दावा किया। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर हमले का यह दावा किया। वीडियो में एक्शन में दिख रहे हैं दर्जनों सैनिक। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से सैनिक आमने सामने की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जारी की गई है यूक्रेन की तरफ से और यह दावा किया गया है कि बड़ा नुकसान रूस को यूक्रेन ने अपने हमले में पहुंचाया है। तो आपने देखा कितनी तबाही मची है बाखमुट में, और अब आपको दिखाते हैं कि पेंटागन की ओर बाखमुट पर क्या कुछ कहा गया है। यानी पेंटागन जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, वो क्या कह रहा है? बाखमुट की जीत रूसी जीत नहीं है। रूसी सेना जो बाखमुट में हर तरफ से हमले कर रही है, ये जीत नहीं है। बाखमुट जीतने का ये मतलब नहीं कि रूस जीत रहा है। बाखमुट रणनीतिक के बजाय सांकेतिक रूप से रूस के लिए अहम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वॉर को मोमेंटम रूस के साथ है या फिर रूस इससे जीत गया हो। अगर रूस बाखमुट को 70,000 की आबादी के साथ कब्जे में लेता तो ये उसकी बड़ी जीत होती।
आज बाखमुत में कुछ नहीं बचा है, लोग भी छोड़कर जा चुके हैं। यूएस रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का ये बयान सामने आया। त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ और फिर मैं आपके पास आऊंगी देवनाथ सर। ये जो देखिए बाखमुत का स्ट्रैटेजिक महत्व भी है, टैक्टिकल महत्व भी है। रूस ने जो हश्र किया है वो बताता है कि उसको डेस्परेटली ये चाहिए था, बाखमुत चाहिए था। अब आपको यहाँ से आगे रास्ता क्या दिखता है? यूक्रेन क्या करेगा? देखिए, यूक्रेन में जैसे कि जेलेंस्की ने कहा कि वो बाखमुत को फिर से लेने की कोशिश करेंगे, हाँ, काउंटर अटैक करेंगे, लेकिन इसके पीछे देखिए, इसके पीछे दो परेशानी हो सकती है। एक तो अगर कब्जाधारी सेना, रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है तो वो अपने कब्जे को पुख्ता करने की कोशिश करेगी, उसको फोर्टिफाई करने की कोशिश करेगी, और उस वक्त फिर यूक्रेन कितनी बड़ी सेना के साथ या सैनिकों के साथ वहाँ काउंटर अटैक करता है, ये देखने की बात होगी। इसमें हमारे साथ आर्मी के लोग ज़्यादा वो करेंगे। बिल्कुल, डीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, ये बताइए, ये बात कही जा रही है कि बाखमुत हमने जीत लिया, तो ये जीत क्या पक्की मानी जाए, या फिर अभी भी कोई शक और शुबा आपको नजर आता है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन की सेनाएं यहां पर फिर से हावी हो जाएं और फिर रूस की सेनाओं के पीछे भागना पड़े? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो तकनीकी अपनाया गया, जो टेक्निक अपनाया गया है बाखमुत को घेरने का, ये पिंसरिंग, जैसे कि दो तरफ से घेर के और फिर बीच में उनको यूक्रेनी सेना के जाने के लिए रास्ता जो था वो सीमित कर दिया गया। हाँ। तो ये नीति बताती है कि कुछ स्ट्रेटेजिक तरीके से चल रहा है काम। दूसरा महत्वपूर्ण क्यों है ये बाखमुत? रशिया का डोनबास के ऊपर जो कब्जा है, हाँ, वो और पुख्ता होगा। बिल्कुल। अब जो उनका सेंटर पॉइंट है, एंट्री गेट था यूक्रेन से कोई भी आने के लिए, अगर है बाखमुत के यही प्रवेश द्वार कहा जाता था। बिल्कुल। तो अब अगर कब्जा हो गया तो ये रूस का जो ग्रिप है एक मजबूत होगा। दूसरा, जो सेनाएं लड़ रही थी, जिन पे एक बोझ था कि कमी है, आयुध की कमी है और साजो सामान की कमी है, उनका मनोबल जो नीचे गिर रहा था उस पर जरूर उसको बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, बाखमुत से ही अगली बड़ी खबर, बाखमुत के लिए रूस ने लड़ी आर पार की जंग। वैगनर फोर्सेस की अगुवाई में 7 महीने में आगे बढ़ी रूसी सेना। इस वक्त बाखमुत का लगभग पूरा इलाका रूस के कब्जे में है और इससे जुड़ी तमाम अहम खबरें आपके सामने हैं। लेकिन सवाल जहन में यही कि आखिर क्या हासिल हुआ रूस को, क्योंकि पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया है। अब यहां पर आबादी का नामो निशान कहीं तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल समीर, और जिस तरह से बाखमुत को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक महत्व वाला शहर है और इस पर कब्जे के साथ ही रूस के लिए दूसरे शहरों के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण थी, ये जीत रूस के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। लेकिन ये जीत कितनी सस्टेन करेगी, इसको लेकर भी कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन आइए 1 अगस्त 2022 से लेकर 5 मार्च 2023 यानी 2 दिन पहले तक के हालात को मानचित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि इस 7 महीने में कैसे रूस ने बाखमुत पर कंट्रोल अपना किया, कैसे नियंत्रण अपना मजबूत किया। तो देखिए 7 महीने में क्या क्या हुआ उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 1 अगस्त 2022, जिसमें आप देख पाएंगे कि बाखमुत का एरिया है और किस तरीके से रूस यहां एडवांस करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये जो रेड प्लेन एरिया देख रहे हैं, ये रूस का एडवांसमेंट दिखाई दे रहा है। अब चलिए 16 अक्टूबर 2022, जहां पर यह एडवांसमेंट धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक लगभग 1 महीने के अंदर देखा जाए तो रूस का ये दायरा बढ़ता जा रहा है। खासकर जो निचले इलाके में ये रशिया की तरफ से रूस की सेना लगातार प्रयास कर रही थी कि बाखमुत का ये जो पूरा एरिया है इसको ऑक्यूपाई किया जाए। 18 जनवरी 2023 यानी कि नए साल में, यानी कि साल बदलने के साथ ही रूस का एडवांसमेंट और बढ़ता है और 5 मार्च 2023, जब मार्च में हम मौजूद हैं बात कर रहे हैं, तो लगभग बाखमुत का लगभग एंटायर एरिया जो है रूस के कब्जे में है, नियंत्रण में नजर आ रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 7 महीने में ये सब कुछ हुआ है और वैगनर ग्रुप के नेतृत्व में रूस ने इस इंपॉर्टेंट शहर पर अपना नियंत्रण हासिल किया है। यूके देवनाथ सर, ये नियंत्रण, अब सवाल यही है, मुझे लॉयड ऑस्टिन के बयान से पर हंसी भी आ रही है और ये लग रहा है कि ये करके दिखाओ तो मानेंगे, ये करके दिखाओ तो मानेंगे, ये करके दिखाओ तो मानेंगे। यही बयान वो दे रहे हैं बाखमुत पे कि कब्जा कर लिया तो क्या, कुछ और करके दिखाओ तो मानेंगे। देखिए रवि, ये तो अमेरिका, पेंटागन और पश्चिमी ताकतों की हमेशा ये रणनीति रहेगी कि साइकोलॉजिकल तौर पे वो रूस की किसी भी अचीवमेंट को प्ले डाउन करें। पश्चिमी देश हमेशा चाहेंगे कि इस युद्ध में इस तरह का एक चित्रीकरण किया जाए दुनिया के पटल के सामने
कि दुनिया को लगे कि रूस कुछ खास जीत नहीं रहा और यूक्रेन बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है। जहां तक कि बाखमुत की बात है, मैं बता दूं कि डोनबास का पूरा एरिया काफ़ी पहले आज़ाद करा लिया गया था और ख़ास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया था, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया को। अब बाखमुत लेने के बाद ये कंसोलिडेशन फेज है जहां पे कि उन्होंने वो सारा एरिया जिसको उन्होंने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दी था, उसको किस तरह से मजबूती दी जाए। मतलब को बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, रूस मान के चल रहा है हमने कब्जा हासिल कर लिया है, हम जीत गए बाखमुत को लेकर। रूसी मिलिट्री पर फिर फूटा वैगनर का गुस्सा। वैगनर फोर्स ने की हथियार न मिलने की शिकायत। वैगनर फोर्सेस ने कहा है कि इन हालात में जंग जारी रखना आसान नहीं होता है। वैगनर चीफ ने धोखा देने का भी आरोप लगाया। तो ये जो फूट है, ये विद्रोह है, ये भी सामने आया है वैगनर ग्रुप में, जो कि रूस का समर्थन कर रही है, जिसने बाखमुत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनका बयान सामने आ रहा है। और आइए देखते हैं कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना और ब्यूरोक्रेसी पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। रशियन सेना पर वैगनर के 5 बड़े आरोप ये रहे आपके सामने। पहला आरोप क्या है? कमजोर सैन्य ब्यूरोक्रेसी। दूसरा, धोखेबाजी। तीसरा, हथियारों की कमी, जिसकी बात लगातार वैगनर फोर्सेस के चीफ करते आए हैं और इसको लेकर वो पुतिन से शिकायती अंदाज में भी न जाने तमाम बातें वो करते नजर आए, जिन्होंने हैरान भी किया हमें। क्रेडिट लेने की कोशिश। चौथा, पांचवा, सहयोग में कमी। ये रशियन सेना पर वैगनर फोर्सेस की तरफ से 5 बड़े आरोप लगाए गए हैं, जिनका जिक्र प्रिगोजिन की तरफ से बार बार किया जा रहा है। डीके पांडे साहब, किस तरह से आप देखते हैं वैगनर फोर्सेस, जिनका सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है बाखमुत पर कब्जे के लिए? देखिए, उनकी तरफ से यह कहना कि हमें आपने बिना हथियारों के यहां पर भेज दिया है, हथियारों की भारी कमी है, और यही स्थिति अगर रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब जीता हुआ इलाका हमसे छीन लेगा यूक्रेन। बिल्कुल, उनकी बात में देखिए कुछ हद तक सही सत्यता है। उसका कारण ये है कि रूस निश्चित रूप से 1 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद वहाँ पर गोला बारूद की कमी है। जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, हजारों की संख्या में गोले डेली बरसाए जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन उस अनुपात में नहीं हो रहा है, तो कमी तो निश्चित रूप से। लेकिन वैगनर ग्रुप का ये कहना कि जो है अभी उन्होंने जीत हासिल की है, हालांकि जेलेंस्की ने कल ये स्टेटमेंट दिया है कि हम और रिइंफोर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं है, और बाकी नॉर्थ में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। वैगनर के चीफ का भी यही कहना है कि आपने जो जीती हुई जंग है, कहीं आप अपने ही एटीट्यूड से ऐसे हार न जाएं। मैं आऊंगी द्विवेदी सर आपके पास एक क्विक रिएक्शन के लिए, लेकिन एक खबर, बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। बाखमुत में वैगनर का यूक्रेन पर कहर है। वैगनर फाइटर्स ने यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ लिया है। बाखमुत में 9 यूक्रेनी सैनिकों को वैगनर ने पकड़ा है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये वीडियो जारी किया है। तो जो बढ़त है, जो जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, जो अटैक किया गया है, वो तमाम सबूत देने की कोशिश है इस वीडियो में। तो लगातार ऐसे वीडियोस जंग के मैदान से सामने आते रहे हैं और दोनों पक्ष रिलीज करके कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बढ़त लेने की कोशिश करते हैं। आइए आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि बाखमुत की फाइट कितनी भयानक है, कितनी भयावह है। सबसे बड़ी खूनी जंग एट बाखमुत जो कि वहां पर इस वक्त चल रही है। 7 महीने से एक शहर लगातार जंग में सना हुआ है, जंग वहां चल रही है। यूक्रेन वॉर में सबसे खूनी लड़ाई यहीं पर हुई है, अभी तक लंबी लड़ाई हुई है। अगस्त 2022 के बाद यहां जंग कभी रुकी ही नहीं। अगस्त 2022 से हर रोज सैकड़ों सैनिकों की मौत हुई है, हर रोज दोनों तरफ से सैनिक मारे जाते रहे हैं। बाखमुत क्यों रूस के लिए बहुत जरूरी है, क्यों यह लड़ाई इतनी ज्यादा इंटेंस है, इतनी गहरी लड़ाई क्यों है, तो यह भी समझिए। यह शहर 1 दर्जन से अधिक बड़े यूक्रेनी इलाकों के लिए सुरक्षा कवच था। अब वो कवच हट गया है क्योंकि रूस ने इस पर नियंत्रण कर लिया। जी द्विवेदी सर, यही सवाल आपसे। वो सुरक्षा कवच, वो एक सेफ्टी शील्ड जो थी, वो क्या अब हट गई है यूक्रेन के एक बड़े एरिया के लिए, बड़े इलाके के लिए? देखो, जब हम अपनी फौजी भाषा में बताते हैं तो एक होती है ग्राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी कि अगर उसका लॉस हो जाए या गेन हो जाए तो उससे बहुत ही बैटलफील्ड पर बहुत असर पड़ता है। दूसरी बात होती है, जब भी आप किसी जीत का मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कितनी कीमत चुकाई है। तो रशिया ने इसमें बहुत बड़ी कीमत चुकाई है क्योंकि यहाँ बहुत भीषण युद्ध हुआ है। और तीसरी बात है कि ये जो जीत है इसका ज़्यादा श्रेय वैगनर को जाता है। तो वो चाहेंगे कि अपनी जीत की जो है
सफलता। लेकिन वैगनर ग्रुप की तरफ से शिकायतें बहुत हैं। बात नहीं, मैं इसके बताता हूँ। कोई शिकायत इसलिए है कि वैगनर ग्रुप आगे लड़ा है और रूसी फौज जो है वो पीछे रही है। और दूसरी बात यह है कि वैगनर ग्रुप जो है वो उसने बहुत आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी है। जो रशिया की फौज है वो थोड़ी डिफेंसिव लड़ रही है और साथ ही साथ उनको इतनी कॉपरेशन मिली है। कॉपरेशन लड़ाई में, इंटेलिजेंस में वो बहुत अहम होती है। ठीक है सर। और रूस की ओर से यूरोप को गंभीर चेतावनी, यूरोपीय देशों तक पहुंचने वाली है यूक्रेन जंग। रूसी सरकारी मीडिया के जरिए बड़ी चेतावनी, पूरी यूरोप तक पहुंचने वाली है जंग की आंच। और आइए देखते हैं कि रूसी सरकारी चैनल पर पूर्वी यूरोप को लेकर और क्या कुछ कहा गया है। युद्ध की गाज पूर्वी यूरोप पर आज रूसी सरकारी चैनल का यह बड़ा दावा आपके सामने। अगले कुछ हफ्ते में यूक्रेन जंग भीषण रूप ले लेगी। न जाने अभी इस जंग को और कितना भीषण होना बाकी रह गया। सबसे पहले मोल्डोवा जंग की चपेट में आ सकता है, यह कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की वजह से मोल्डोवा पर हमला संभव है। ट्रांसनिस्ट्रिया में हमले की साजिश रची जा रही है यूक्रेन की तरफ से, यह कहा गया है। पूरा पूर्वी यूरोप गंभीर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। जो कुछ चल रहा है उससे अब यूरोप बच नहीं सकता, यह कहा गया है सरकारी रूसी टेलीविजन पर। तो जो पूर्वी यूरोप है उस पर किस तरह इस युद्ध की भीषण आंच पड़ी है, आइए इस पर इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और बिग वॉल के जरिए बिग पॉइंट्स आपको बताते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस युद्ध में नुकसान हुआ है तो वो पूर्वी यूरोप को और यूरोप के कई देशों को हुआ है। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी आंच है इस युद्ध की, इस जंग की, भीषण जंग की, वो पूर्वी यूरोप के मोल्डोवा या ट्रांसनिस्ट्रिया पर पड़ रही है। इसी को ही बारीकी से समझते हैं और बिग वॉल के जरिए आपको और इंफॉर्मेशन देते हैं कि रूस और मोल्डोवा के बीच ट्रांसनिस्ट्रिया पर आखिर विवाद क्या है, क्यों इसको लेकर विवाद गरमाया हुआ है। ट्रांसनिस्ट्रिया कुछ समय पहले मोल्डोवा से अलग हो गया। हम आपको इसका मैप भी दिखा रहे हैं और नक्शे में दिखा रहे हैं। यहाँ है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया में सोवियत जमाने का हथियार डिपो है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है। ट्रांसनिस्ट्रिया के इस डिपो में रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। इसके अलावा मोल्डोवा के प्रधानमंत्री रूसी सेनाओं को निकालना चाहते हैं, ये भी स्ट्रैटेजिक तौर पर अहम है। मोल्डोवा के राष्ट्रपति ने रूस पर साजिश के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा रूस पर मोल्डोवा की सरकार को गिराने की साजिश का भी आरोप लग रहा है। इसीलिए और ज्यादा विवाद है और ज्यादा टकराव है। इसी विवाद के बीच यूक्रेन ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमले की कोशिश में है, ये बात भी निकलकर सामने आई है। तो जो यूरोप यूक्रेन का साथ दे रहा है, रूस आरोप लगा रहा है कि यही यूरोप यूक्रेन के साथ नहीं है। और मैं देवनाथ सर आपके पास आ रही हूँ, इसको लेकर ये जो मोल्डोवा की लड़ाई है या ट्रांसनिस्ट्रिया की लड़ाई है, आपको कितना लगता है ये इम्पैक्ट करेगी इस युद्ध में? क्योंकि सबसे ज्यादा जो भीषण असर पड़ा है क्राइसिस से लेकर वो यूरोप में पड़ा है, पूर्वी यूरोप में पड़ा है। जी हाँ निधि, मोल्दोवा का जो ये युद्ध है, ये असल में दिक्कत ही आ रही है कि हिस्टोरिकली ये सब रीजन जो हैं पूर्वी यूरोप के, ये रूस के आधिपत्य में थे। जार के समय का एक ज़माना था जब जो ग्रेट रशियन अंपायर था उसके अंतर्गत यूक्रेन, मोल्दोवा ये सब एरियाज आया करते थे। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस जमाने को नहीं भूल पाए जब रूस का आधिपत्य प्राय टर्किश अंपायर तक होता था। यानी ये 1000 साल पहले भी जब बाइजेंटियन अंपायर था तब भी रूस और बाइजेंटियन अंपायर के बीच में अक्सर युद्ध हुआ करते थे। F-35 को आनन फानन में क्लियरेंस की तैयारी हो रही है। फाइटर जेट कंपनी लॉकहीड ने शुरू की फाइनल टेस्टिंग। F-35 के इंजन में आई थी कुछ तकनीकी दिक्कतें। इंजन में परेशानी के बाद F-35 को वापस बुला लिया गया था। तो देखिए आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इस लड़ाई का अंजाम। जब यह सवाल जहन में आता है तो सबसे पहले बात होती है एयर पावर के इस्तेमाल की, जो अभी रूस करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यह मुमकिन है क्योंकि नेटो कंट्रीज की तरफ से भी ये तैयारियां हो रही हैं। यूक्रेन के कई फाइटर पायलट्स इन दिनों ट्रेनिंग ले रहे हैं एडवांस फाइटर जेट्स को चलाने की, यानी तैयारी है पूरी तरह से कि नेटो कंट्रीज आने वाले वक्त में एयर पावर से लैस करेंगे यूक्रेन को। और इसका अंजाम क्या होगा हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। फिर एक्शन में होगा F-35। लॉकहीड मार्टिन ने फाइटर जेट की फाइनल टेस्टिंग शुरू कर दी है। कंपनी कह क्या रही है इसे लेकर?
कंपनी ने कहा है कि सुरक्षा हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है, इसलिए यह किया जा रहा है। हमारी साखी दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों से है, यह कहा गया है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। अमेरिकी जेट F-35 के इंजन में दरअसल वाइब्रेशन की समस्या आई थी और इसे लेकर पूरी दुनिया में जो खबरें सामने आई, उसके बाद कंपनी का यह क्लैरिफिकेशन। इंजन में दिक्कत की वजह से कुछ विमानों को ग्राउंड करना पड़ा था, यह कंपनी ने खुद माना है। डिलीवर किए जा चुके तमाम F-35 जेट्स को वापस बुला लिया गया है, ये कहा गया है। दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है F-35 और उसने जिस तरह से रिएक्ट किया उसको लेकर सवालों के घेरे में थी कंपनी, और यह सफाई अब कंपनी की तरफ से पेश की गई है। जेके त्रिपाठी साहब, इस बात के कितने आसार आपको नजर आते हैं कि आने वाले वक्त में एयर पावर का इस्तेमाल भी दोनों तरफ से होगा, क्योंकि इसको लेकर दोनों तरफ से तैयारियां नजर आती हैं। और ऐसे वक्त में जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई बाखमुत के बाद क्या, तो अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, अगला निशाना क्या हो सकता है रूसी राष्ट्रपति का, क्या लगता है आपको? देखिए, रूस की ओर से तो एयर पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक F-65 या F-16 के डिलीवरी की बात है और उसको यूक्रेन को देने की बात है, अगर ऐसा हुआ और इन जहाज़ों की इस वॉर थिएटर में एंट्री हुई, तो इसका साफ साफ मतलब होगा कि ये युद्ध अब लोकलाइज ना रह के अब बड़ा हो गया, वाइडन हो गया है, और ये रीजनलाइज या ग्लोबलाइज भी हो सकता है। और उस हालत में फिर सिर्फ यही दोनों तीनों देश नहीं बल्कि कई देश इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी हम बात कर रहे थे कि F-16 यूक्रेन को देना है कि नहीं देना है। F-16 अभी देने की तैयारियां हुई नहीं और हम F-35 की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक ट्रेनिंग हो रही है पायलट्स की, तो ये 6 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा और केवल पायलट की ट्रेनिंग से काम नहीं होने वाला। मेंटेनेंस टीम को भी तैयार करना होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा जहां पर कि इन जहाज़ों का रखरखाव किया जा सके। तो ये कम से कम एक वर्ष प्रोसेस है और ये इस तरह से नहीं होगा जैसा कि इसको दिखाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर भारत से जुड़ी, समंदर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। जी हां, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का किया गया है सफल परीक्षण। ये बड़ी कामयाबी से जुड़ी बड़ी खबर। INS विशाखापत्तनम से सफलतापूर्वक दागी गई है MR-SAM। DRDO और IAI ने मिलकर इसे विकसित किया है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारतीय नौसेना का ये एक और बड़ा कदम है। जी द्विवेदी साहब, किस तरह से देखते हैं इस बड़ी कामयाबी को? देखो, इस समय जो है ज़्यादा ध्यान दुनिया का इंडो पैसिफिक यानी कि बे ऑफ बंगाल, मलाक्का स्ट्रेट, ये सारी जगह पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस टाइम नेवल पावर की है। और आप देखो चीन किस हद से अपनी नेवी बढ़ा रहा है। 340 शिप्स हैं चीन के पास, सबसे बड़ी नेवी है, और 100 वो शिप और ऐड करेगा अगले 10 साल में। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग, फुचियन, शांतो उनके पास है, 4था एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है। तो अभी भारत के लिए अपनी नेवी को सशक्त बनाना, नेवी की पावर बढ़ाना बहुत अहम है। और ये क्वाड का भी एक मुद्दा है कि हमारी जो सैनिक और आपके दुनिया की नजर जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक पर है। एक बड़ी खबर और बता देते हैं, विमान की सीढ़ियों पर फिर लड़खड़ा गए जो बाइडेन। 2 सप्ताह के अंदर दूसरी बार सीढ़ियों पर लड़खड़ाए हैं। इस बार अलबामा के एयरपोर्ट पर विमान में हो रहे थे सवार। इससे पहले 22 फरवरी को पोलैंड में फिसले थे बाइडेन। पिछले साल भी एक घटना सामने आई थी। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए एक बार फिर से। ये वीडियो बताता है कि जो बाइडेन विमान की सीढ़ियां चढ़ते वक्त फिर लड़खड़ाए हैं। और चलिए अब आपको दोनों वीडियो हम एक साथ दिखाते हैं। दोनों वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से 80 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले 2 सप्ताह में 2 बार विमान की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए थे। ये देखिए अलबामा यूएस 5 मार्च को की घटना है ये, जब वो विमान पर इन सीढ़ियों पर जा रहे थे। आप देखिए इन तस्वीरों में लड़खड़ाते हैं, फिर खुद को संभालते हैं 80 वर्षीय अमेरिका के राष्ट्रपति। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वॉर्सा की, पोलैंड की। 22 फरवरी की यूरोप दौरे पर थे, वहां बुरी तरह से लड़खड़ाते हैं और फिर वो गिरने के बाद आगे बढ़कर प्लेन में चले जाते हैं। तो ये 2 तस्वीरें एक हफ्ते की बात करें अगर, लगातार 2 बार ये लड़खड़ाते नजर आए जो बाइडेन प्लेन पर चढ़ते वक्त।